महाविद्यालय के सभागार में सोमवार को राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। व्याख्यानमाला में बतौर मुख्य अतिथि दरभंगा सीएम कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती ने पुष्पगुच्छ, पौधा व शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। मौके पर डॉक्टर रत्नाकर भारती ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि डॉक्टर विश्वनाथ झा मिथिला विश्वविद्यालय में वर्षों सेवा दे चुके हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। बिहार झारखंड क्षेत्र में उनके जैसे गिने चुने विद्वान हैं। आज उनके बदौलत ही वह जीवन के हर मुकाम में सफलता हासिल कर नित्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। महाविद्यालय के लिए यह सौभाग्य की बात है कि ऐसे अद्भुत विद्वान के आशीर्वचन से यहाँ के छात्र छात्रा और शिक्षक लाभान्वित होंगे। मौके पर वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ झा ने संबोधन के दौरान कहा कि यहाँ महाविद्यालयों के लिए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर संगोष्ठी का आयोजन एक महत्वपूर्ण तथा प्रशंसनीय कदम है। इसका अनुकरण सभी महाविद्यालयों को करना चाहिए। कहा कि युवकों के मानसिक और वैचारिक विकास के लिए लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टि, धर्मनिरपेक्षकरण की प्रक्रिया, वैश्विक चेतना की भी जानकारी देनी चाहिए। युवाओं को अपने और राष्ट्र के निर्माण के लिए भय, निराशा, भेदभाव तथा संकीर्ण मानसिकता का परित्याग करना चाहिए। हमने खून से आज़ादी हासिल की है, अब पसीने से खुशहाल करेंगे। महाविद्यालय में मौजूद अनुशासन, विकास के कार्य, एकेडमिक वातावरण के लिए महाविद्यालय परिवार को बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर भरत प्रसाद, डॉक्टर रंजीत कुमार, प्रोफेसर विजेंद्र तुरी, अनीता गुआ हेम्ब्रम, प्रेम रोशन एक्का, महेंद्र एक्का, डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर उत्तम शुक्ला, रंजीत कुमार प्रसाद, आशुतोष कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रामचंद्र झा व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रंजीत कुमार ने किया। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात प्रयोगशाला परिसर के समक्ष कॉलेज गार्डन में डॉक्टर विश्वनाथ द्वारा पौधारोपण किया गया। हमारे बच्चे ज्ञानवर्धन कर सके, इसलिए व्याख्यानमाला का समय पर आयोजन होते रहता है। आए दिन प्रतिदिन कार्य दिवस के दिन हम लोग तो अपने सिलेबस से महाविद्यालय में कक्षा पढ़ाई के माध्यम से रूबरू होते ही हैं, ज्ञान प्राप्त करते ही हैं। और ये व्याख्यानमाला किसी एक विशेष टॉपिक पर, एक विशेष विषय पर आयोजित किया जाता है जो बहुत ही डायमेंशनल होता है। छात्र छात्राओं को शोध कार्य कराए हैं, इनके कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हैं, कई आलेख लिखे हैं। आज आपके बीच वो विद्वान बैठे हुए हैं जिनको सुन करके आपको यह लगेगा वास्तव में हमारा बैठना, हमारा आना सार्थक रहा। और महाविद्यालय के द्वारा आप सभी जानते हैं कि मैं आपके भविष्य के विकास के लिए अभी कुछ ही दिन पहले थोड़ा लेट जरूर कार्यक्रम हो गया, 11 बजे लगाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि युवा अपने शक्ति को पहचाने। जैसा कि कबीरदास ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना है। आप जानते होंगे कि कस्तूरी मृग के नाभि में रहता है और मृग जंगल में ढूंढते रहता है। उसी तरह से शक्ति आपके अंदर है, आप अपने शक्ति को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। जानने की कोशिश कीजिएगा तो देश आप जब आपकी जो भूमिका है, आप जब अच्छा रोल कीजिएगा तो निश्चित रूप से समाज तरक्की कर जाएगा। जिस देश का युवा साक्षर होता है, जिस देश का युवा जागृत होता है, जिस देश का युवा ऊर्जावान होता है, वह देश विश्व में नाम करता है। मैं आपको और एक जानकारी दे रहा हूँ। आज चीन हर क्षेत्र में भारत से पीछे जाएगा। इसलिए चीन पीछे जाएगा कि चीन को बुद्धों का देश कहा जा रहा है। जो चीन हम 1962 की युग में हमारा देश को हराया था, आज भारत वह शक्ति बन चुका है कि हमारे गृह मंत्री आराम से कहते हैं कि मैं एक साथ पाकिस्तान और चीन दोनों को देख लूंगा। और वो किसके बल पर कह रहा है? आपके बल पर कह रहा है कि हमारे देश में युवा शक्ति बहुत अधिक है। 60,000 युवा शक्ति है। अगर 2 हाथ उठा देगा तो 120 और सुंदर विचार के बिना हम अच्छे जीवन गुजर बसर जिंदा भी नहीं रह सकते। लेकिन मूढ़ई पाषाण खंडेशु, लेकिन मूर्ख व्यक्ति मूढ़ई पाषाण खंडेशु, जो पत्थर का खंड है उसको रत्न संज्ञा भी दीयते, वो रत्न संज्ञा कहता है। पत्थर के खंड को, सोना चांदी को रत्न बताता है। रत्न तो जल है, रत्न तो अन्न है, रत्न तो सुंदर सुंदर वचन है।
तो रत्नों में रत्न, आपके बीच में रत्नाकर भारती जी खुद यहाँ मौजूद हैं और मैंने छात्रावस्था से ही पहचानता हूँ और मैंने कहा कि आप जहाँ जाइएगा वहीं रोशन कीजिएगा, क्योंकि आप जीते जाते चिराग हैं और चिराग जहाँ चाहता है, जिस बस्ती में जाता है, जिस महफिल में जाता है, वो वहीं चिरागे रोशन करता है। तो मेरे मित्र विद्वान शिक्षक साथियों और कभी नहीं पराजित होने वाले मधुपुर के छात्र छात्राएं, मीडिया कर्मी तथा अन्य उपस्थित व्यक्तिवृंद, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ उनका अभिवादन करता हूं। लेकिन वर्तमान दौर में युवा वर्ग कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, तो इसीलिए युवा वर्ग को तरोताज़ा और नई दिशा अगर हम जो जागा हुआ है और दूसरे को भी जगाता है, जो जागरूक है उसको भय नहीं होता। माँ भय, डरो नहीं, किसी से डरना नहीं, कोई लोभ और लालच नहीं, कोई लालसा नहीं, एक ही लालसा कि कैसे निशानी छोड़ के दुनिया से चले जाए, कैसे इतिहास की इबारत लिख करके हम चले जाए, कि कैसे तारीख में हमारा भी नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित हो जाए। तो भय क्या है? भय किस चीज का है? आगतम तु भयम भिक्षा, अगर भय मुठभेड़ करने के लिए आता है तो उससे दो दो हाथ करेंगे। इस देश के सिद्धो कानों ने, तिलका मांझी ने, बिरसा मुंडा ने, एक आदिवासी जनजाति समूह के हजारों लोगों ने, गरीबों ने, बाबा साहेब अंबेडकर ने लोगों को जागरूक किया है। महात्मा गांधी ने, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस ने जगाया है। हम उनके वंशज हैं और उनके वंशज हैं, तो फिर जागरूक होने में क्या के विकास में भय का कि हम फेल कर जाएंगे, असफलता एक चुनौती है, फेल कर जाएंगे तो फिर सीखेंगे, मुठभेड़ करेंगे, फिर गिरेंगे तो फिर उठेंगे, तो बेचैनी क्या, फिर सीखेंगे। तो इसलिए यह उठना बैठना गिरना उठना, सफलता असफलता यह बनी रहती है। जो रोया नहीं कभी, आंखों से आंसू जिसके निगले नहीं, जो बेचैनी में रात काटा नहीं, वह दुनिया को रोशन नहीं कर सकता है, आज तक नहीं किया। इन्होंने ठीक कहा कि विवेकानंद ने शुरू में ही उद्घोष किया था कि उत्थिष्ठ प्राप्य वारान्यबोधात्, उठो जागो और तब तक चैन से सो नहीं जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। लेकिन लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हम जाना कहाँ चाहते हैं, मंजिल क्या कहाँ, हम क्या करना चाहते हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए और उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। उसके अनुसार पहला पॉइंट है कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाइए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जब सूरज की लालिमा आसमान में दिखाई देता रहता है लोगों को, ठीक उसी समय में आसन लगा के बैठे रहते थे और सूर्य के रश्मियों को, उनके किरणों को आत्मसात करते थे। उससे उन्हें ऊर्जा मिलती थी, उससे उन्हें विजन मिलता था, उससे उनको क्रिएटिविटी मिलती थी, उससे आप उनके जीवन गाथा को पढ़िए, उससे उनको इनोवेटिव नॉलेज का ज्ञान होता था। और इसीलिए आज रविंद्र संगीत, आज इसीलिए गीतांजलि, आज इसीलिए शांति निकेतन, इतने सारे साहित्यिक चिंतन को उन्होंने लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। अगर सूर्य के रश्मियों से आप सुबह सुबह प्रकाश पाते हैं, यह संकल्प कर लें कि हम सूरज के स्वागत में हर दिन पंछी की तरह खड़े रहेंगे, तो आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता है।
आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है। दूसरा पॉइंट है क्रिएटिविटी, सृजनात्मक प्रतिभा कि एक दीप से दूसरा दीप जलता है। आप देखते हैं कि एक पौधा है और पौधे को विकसित करने के लिए एक बागबान को कितना कुछ करना पड़ता है। तो आप अपने मन में यह सृजनात्मक प्रतिभा विकसित करें कि एक मैथमेटिक्स के सवाल को या एक कॉमर्स के मुद्दे को या किसी भी विषय के कठिन से कठिन प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं, क्या नया प्रयोग कर सकते हैं, क्या किस क्षेत्र में हम नया विचार दे सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको कहते हैं सर, किसी ने साइकिल का इजाद किया, किसी ने हवाई जहाज का, किसी ने पटरी बिछाई, किसी ने रचनात्मक शक्ति के द्वारा दुनिया को झकझोर दिया अपने गीत से, संगीत से, कविता से, साहित्य से, किसी ने कला से, किसी ने बीणा से, किसी ने मांदर से, किसी ने मादर से लोगों को जगाया, गरीबों को जगाया, उत्साहित किया। तो इस तरह से जिस क्षेत्र में आपकी प्रतिभा है, खासियत को पहचानना होता है। आपके भीतर का कलाकार जाग जाता है और आपको बताता है कि आपको क्या बनना है। कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं। आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है, क्या लक्ष्य है, और लक्ष्य को आपका स्पष्ट लक्ष्य है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। और क्रिएटिविटी के बाद है कि समय, बहुत बड़े बड़े ताकतवर को देखा लेकिन सबको हाथ में मिलते देखा, क्योंकि कोई भी कालातीत नहीं है, किसी के मुट्ठी में समय नहीं है। धन और मुट्ठी समय, इसका सदुपयोग करना चाहिए और उसका उपयोग ऐसा कीजिए कि उससे आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ निर्माण कर सकें। तो इस तरह से समय का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, आप अपने आप से पूछिए कि मोबाइल में हम कितना जाया करते हैं। मोबाइल के कारण हमारा कितना माथा भारी होता है। मोबाइल के कारण किस तरह से हम गलत राह पकड़ लेते हैं और किस तरह से हमारे घर में इसको लेकर के समस्याएं उठ रही होती है। और हम इसके बारे में आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप अपने आप मूल्यांकन के जरिए आप अपने आप से पूछिए। ये ज्ञान का स्रोत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप नॉलेज प्राप्त करते हैं, नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं, आप निर्माण कर सकते हैं। अब देश को, राष्ट्र के निर्माण में कई बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से समय का उपयोग कीजिए। और धन का तो लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। पैसा कमा के क्या होगा? नहीं, देश के लिए पैसा कमाना है, समाज के लिए पैसा कमाना है, गृहस्थ हैं तो परिवार के लिए पैसा कमाना है, लेकिन पैसा ईमानदारी और पसीना से कमाएंगे और राष्ट्र के खजाना को भर देंगे। और इसमें हम समय का सदुपयोग करेंगे, इसमें हम धन का उपयोग करेंगे। और लोग कहते हैं कि हाथ पसारे जाएंगे। कोई हाथ पसारे नहीं जाता है। जो दुनिया में जूझता है और संघर्ष करता है, जो दुनिया राष्ट्र का निर्माण करता है, वह हाथ पसारे नहीं जाता है, वह निशानी छोड़ के जाता है। इतने सारे लोग आम जनता ने मिल करके मधुपुर कॉलेज का निर्माण किया। आज इसमें सरस्वती की वीणा की अनुभूति पैदा होती है। इतने सारे युवा यहाँ पर आकर के प्रयोगशाला में अपने व्यक्तित्व को तराशते हैं। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने मधुपुर कॉलेज की स्थापना की, निशानी छोड़ के गए हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ पसारे हुए चले गए हैं।
तो अगर आप निर्माण करते हैं, आप फैक्ट्री खोलते हैं, आप विद्यालय खोलते हैं अच्छा, और ईमानदारी से कॉलेज का इसकी स्थापना करते और पढ़ाते हैं, तो आप निशानी छोड़ के जाते हैं। आप हिंदी साहित्य में इतने सारे माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जमाने में निशानी छोड़ के गए हैं। रामधारी दिनकर राष्ट्रकवि निशानी छोड़ के गए हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में भी लोग निशानी छोड़ के जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम हाथ पसारे जाते हैं। अगर समय का सदुपयोग नहीं कीजिएगा, अगर आप धन का उपयोग नहीं कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप हाथ पसारे जाएंगे। लेकिन अगर आप राष्ट्र निर्माण में योगदान करेंगे, अगर राष्ट्र के निर्माण में आप योगदान करेंगे, तो आदमी की क्या इच्छा होती है कि नहाऊं तो गंगा मिले और मरूं तो क्या मिले। क्या इच्छा होती है कि मरूं तो तिरंगा मिले, कोई ऐसा काम करूं देश के लिए कि लोग तिरंगा में लपेट करके जय जयकार करते हुए मुझे ले जाएं, और धरती माता की मिट्टी हमारे मस्तक पर, धरती माता की लालिमा हमारी मिट्टी पर लगा दे, चंदन लगा दे। यही लोगों की इच्छा होती है। तो नहाऊं तो गंगा मिले और मरूं तो तिरंगा मिले। तो इस तरह से आप खाली हाथ नहीं जाते हैं। आप देश के निर्माण में आप इनोवेटिव नॉलेज के द्वारा, आर्थिक उन्नति के द्वारा आप काम कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्र निर्माण से पहले आप युवाओं की भूमिका को अगर तैयार करना चाहते हैं, तो युवाओं को तराशिए, उनका निर्माण कीजिए और उनके जीवन में नई दीप, क्योंकि युवा बहुत कर्मठ, प्रतिभाशाली और परिश्रम होते हैं। केवल उचित मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। 4 बिंदु का मैं और उल्लेख करना चाहता हूँ कि अपने देश के लिए बहुत जरूरी है राष्ट्र निर्माण का। वह बुनियादी चिंतन है। अगर थॉट प्रोसेस आपका ठीक नहीं है, विचार हमारा ठीक नहीं है, तो आगे बढ़ते बढ़ते हमारे कौन लटकाने लगते हैं। जब लोग जाते हैं तो मजा नहीं आता। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अगर आप राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में, लोकतंत्र के क्योंकि लोकतंत्र ही आपके तकदीर को बना सकता है, वही आपका भविष्य है। उसी के आधार पर इतने सारे गरीबों के ओठों पर आज मुस्कान आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि देश का भाग उन्नत हो, तो लोकतंत्र में पहला पॉइंट है लोकतंत्र। और लोकतंत्र के लिए आप जानते हैं कि समता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व की भावना से जुड़े रहे, इस पर अडिग और अटल रहे। दूसरा पॉइंट है कि साइंटिफिक आउटलुक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि आप अंधविश्वास में, अंध परंपरा में, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आज के द्वंद्व में रहेंगे, संसार में रहेंगे, बंधन में रहेंगे, तो फिर अपने भविष्य को संवार नहीं सकेंगे। पॉइंट है कि लोकतंत्र के लिए आधारभूत चिंतन होना चाहिए कि समाज का निर्माण या राष्ट्र का निर्माण तो करेंगे, कैसे करेंगे। भाषण देने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, आपसे बात करने के लिए आए हैं, और हो सकेगा तो बहुत सीख के जाएंगे। तो समता, स्वतंत्रता, न्याय और भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना से हम अभिभूत हो जाए, हमारा हृदय करुणा और स्नेह वात्सल्य से परिप्लावित हो जाए, भरा पूरा हो जाए,
ऐसा लहर उठे, ऐसा प्यार का लहर उठे कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अगर फूल नहीं मिले तो कांटों से भी दोस्ती कर लीजिए, लेकिन उस कांटों से भी ऐसा उपादान बनाइए कि वह कला के क्षेत्र में एक कारीगरों के द्वारा उसका निर्माण ऐसा होता है कि वह उसको पुरस्कृत किया जा सकता है। तो कांटे से भी, टूटे हुए पत्थर से भी, टूटे हुए तारों से भी, कबारों से भी लोग कला का उपादान बना लेते हैं। तो ये मत समझिए कि कांटों से कुछ नहीं होता। फूलों को बचाने के लिए हम कांटे का ढेर ही लगा देते हैं। तो मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। दूसरा पॉइंट है साइंटिफिक आउटलुक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि सच को सच कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे, इतना तो कह सकते हैं। जो सच है उसको सच कहेंगे और जो झूठ है, गलत करेंगे तो कहेंगे कि गलत हो गया, गलती की है, फिर गलती नहीं, कसम नहीं। लेकिन सच बोलेंगे, गलती करके बहस नहीं करेंगे। तो साइंटिफिक नॉलेज चाहिए। और फिर आपको धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया, या लोकतंत्र जो है, या हमारा जो देश है वह अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को हम जिंदा रखेंगे। सब लोग मिलजुल कर रहने के लिए कसम खाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक योद्धा की तरह लड़ेंगे। लगता है कि पीछे हेलो जाने दीजिए ना, जो जाते हैं जाने। वह यहाँ हमारे प्रधानाचार्य और आप लोगों के साथ सबके साथ जुड़े रहेंगे। तो इस तरह से मैं ज़्यादा देर बोलूँगा भी नहीं और मैं आपके घर की परीक्षा लेना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो यहाँ हम बैठे हैं, हमारी विरासत ने, महापुरुषों ने खून से इतिहास लिखा। हजारों नौजवानों की फांसी के कारण आज यह देश पर आप यह जय जयकार और तिरंगा देखते हैं और जनगण मन का गुज्जर होता है। इतना तो सोच लीजिए कि खुले दुनिया में हम सांस लेते हैं, इतने सारे लोगों के खून बहाने के बाद। तो खून से इतिहास लिखी है। हम इतना संकल्प करें कि हम राष्ट्र के लिए, हम देश के लिए पसीना बहाएंगे और देश को खुशहाल। अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और लगभग बहुत साल पुराने, 50 साल पुराने प्रताप के संपादक राष्ट्रवादी कवि माननीय माखनलाल चतुर्वेदी ने फूल की अभिलाषा एक कविता लिखी। तो मैं आपको सुनाता हूँ। हो सके तो दिल में रखिएगा इस भावना को। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सर को सुना, कम समय में, संक्षिप्त में जितने भी सार्थक बातों को सर ने साझा किया। अगर हम अपने जीवन में उन बातों को आत्मसात करें तो बिल्कुल ही राष्ट्र निर्माण में हम युवाओं की भूमिका आने वाले भविष्य में भारत को एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के लिए सोच सकते हैं।
अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। India loves going online for all its needs. From fashion to food, we've got an app for everything. But ordering medicines online is a fairly new concept. People often find buying medicines complicated and have their reservations when it comes to purchasing online. Flipkart Health Plus